अगर हिंदुस्तान में उस शख्स से नफरत थी, उस जगह का नाम था कश्मीर। लेकिन आपके आदमी को मजाक करने में बहुत मजा आता है। ऐसा मजाक किया है कि जब भी जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा और बार बार बताया जाएगा तो सरदार पटेल का नाम तो लेना पड़ेगा। तो मैं तो उनसे दूसरी दो मांगे रखी हैं, पूरे देश में कह रहा हूं कि अगर भारत के पूर्व से एक शख्स चल करके जम्मू कश्मीर गया और कहा कि मैं परमिट की खिलाफ वर्जी करूंगा, इसका उल्लंघन करूंगा और यह भारत का देश राज्य है, इसके अंदर दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं हो सकते, वो शख्स गया, उस वक्त की दिल्ली के में बैठे हुए लोगों की साजिश और उनके पाले हुए लोग जम्मू कश्मीर में उस शख्स को जेल में रखा और उसकी हत्या कर दी गई। दो राय नहीं है कोई। ये तथ्य कभी सामने आएगा, कोई लिखेगा तब कहेगा, लेकिन मैं पहले दिन से कन्विंस हूं कि उनकी हत्या किसने की है। उनके वारिस आज भी दिल्ली में, उनके वारिस आज भी श्रीनगर में घूम रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बैठे हुए हैं और मैं एक बात कह सकता हूं कि राजकोट की इस सभा में 10:15 बजे अगर राज्य का मुख्यमंत्री किसी महत्वपूर्ण काम में बिजी है तो मैं उनको इस बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस सभा में जाओ, उनकी पत्नी यहां बैठी हुई है। उनकी पत्नी का यहां बैठना इस बात को दर्शाता है कि गुजरात का समाज ही नहीं, गुजरात की सत्ता भी साथ बैठी हुई है। और अगर वो यहां हैं, मेरे सामने बैठी हुई हैं, प्रणाम, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप मेरी सारी बातों से सहमत हों, लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक बात जरूर कहिएगा। मेरी विनती है, यह मैं राष्ट्र के मामले का मामला है इसलिए कह रहा हूं, मेरा कोई निजी मामला नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का आदेश भी होता तो भी शायद मेरी इतनी मेहमान नवाजी ना होती जितनी राजकोट के लोगों ने सुबह से की। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन राष्ट्र का मामला है इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 राज्यों में है, जो बचे हुए हैं उसमें भी हो जाएगी। आप ये जरूर कहिएगा, मैं पूरे देश में ये मांग रख रहा हूं, ये मेरी निजी मांग नहीं है, मैं समझता हूं इस देशवासियों की तरफ से मैं रख रहा हूं। जिस शख्स को जम्मू कश्मीर के सियासी लोगों ने दिल्ली में बैठे हुए दोनों लोगों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया, जिसकी हत्या कर दी गई, जो बंगाल से चल के आया था, उसका कश्मीर में निजी तौर पे कुछ लेना देना नहीं था। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भारत सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार तक जिन लोगों की आवाज तेज पहुंचती है, मैंने सुना है कि यहां के मुख्यमंत्री का टेलीफोन सबसे पहले उठाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो काम वो अधूरा छोड़ के गए वो यही कर सकते हैं। लिहाजा मेरी विनती है उनकी धर्मपत्नी से कि उनसे कहें कि जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जम्मू कश्मीर में राज स्थापित हो जाए, अगर पहला कोई काम करना है, सही मायने में करना है, तो 19 जनवरी 1990 को देश के पहले मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की देखरेख में, फारूक अब्दुल्ला की देखरेख में, गुलाम मोहम्मद की देखरेख में, वो जो आतंकवादी हैं, वो जो कातिल हैं, जो मर्डरर हैं, जो रेपिस्ट हैं, जिन्होंने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का, औरतों को लूटा, उनका रेप किया, मर्डर किया, घरों को लूट लिया, 1200 मंदिरों को तोड़ दिया, सबसे पहले एक ट्राइब्यूनल बनाएं, जो जिंदा हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाएं।
यह लड़ाई कश्मीर के कश्मीरी हिंदू पंडितों की नहीं है। जो लोग यह समझते हैं कि कश्मीर के हिंदू पंडितों की लड़ाई है, मैं कहता हूं गलतफहमी निकाल दें। यह बात मैं गुजरात में भी कह रहा हूं, बंगाल में भी कह रहा हूं, बिहार में भी कह रहा हूं। कश्मीर से धाराएं नहीं हटी हैं। यह कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है। आप में से कितने लोग इस बात से जानकार हैं कि नहीं हैं? इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, उनका पूरी दुनिया में एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडा जो एक हदीस का हिस्सा है, उसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। जब तक भारत की धरती पे इस्लाम का झंडा नहीं फहर जाता, तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। यह उसकी परिभाषा है। उस ग़ज़वा-ए हिंद का अगर कोई रास्ता था जहां से आतंकवाद चल के बिहार जा रहा था, गुजरात आ रहा था, कोयंबटूर जा रहा था, उस जगह का नाम है जम्मू। लिहाजा धाराएं हटने की चिंता नहीं है। अगर इस सरकार के बारे में आप मुझसे कहें कि एक लाइन में मैं ये कहूं कि हुआ क्या है 5 अगस्त को, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 1000 साल में पहली बार एक हिंदू राजा ने अगर भारत की धरती के ऊपर किसी इस्लामिक राज्य को और इस्लामिक सोच को कुचला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जिस राज्य के अंदर तिरंगा फहराने वालों को मारा जाता था, जिस राज्य के अंदर ISIS आतंक की सबसे बड़ा संगठन एक काले रंग का झंडा लेकर के चलती थी, जुमे की नमाज के बाद उसको फहराया जाता था, आतंकवादी खुलेआम फहराते थे, भारत की सेना को गोली मारने का आदेश नहीं होता था, पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते थे, उस काले झंडे के ऊपर लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी कुरान मजीद का पहला कलमा लेकर के जिस झंडे पे लिखा होता था, उस झंडे को आतंकवादी चलाते थे। उनको गोली नहीं मारी जाती थी, लेकिन तिरंगे पे फहराने वालों को जेल में डाला जाता था। इस फैसले से जम्मू कश्मीर का जो जम्मू है, वहां से जो ग़ज़वा-ए हिंद आने वाला आतंक था, उसका मुंह बंद कर दिया गया है। और वो ताकतें जो भारत की दिल्ली सरकार को बौना समझती थी और कहती थी जम्मू कश्मीर का झंडा हम लगाएंगे, ये हमारी शान है, वो कह रही थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब वो ये कह रही है कि 4 लोग चाहिए मुझे कि घर से बाहर ले चलें। कुछ फैसले दूरगामी होते हैं, कुछ फैसले तत्कालिक होते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में कुछ फैसले लिखे जाएंगे। तब इस राजा का नाम आएगा कि एक हिंदू राजा हुआ करता था सिंध का, जिसका नाम था दाहिर सेन। और यह बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि गुजरात के लोग इस मामले में चौकन्ने हैं, सतर्क हैं। और आप सोइए मत, आपने देश को जगाया है। आपसे जो गलती 1947 में हुई थी, उसका प्रायश्चित आपने 2014 और 19 में किया है। और आप बीमारी को बीमारी समझते हैं, उसे सेकुलरिज्म नहीं समझते। आप इस चक्कर में नहीं हैं लोग क्या कहेंगे, आप ये कहते हैं इतिहास क्या कहेगा। लिहाजा कुछ लोगों को डायरेक्ट एक्शन करने का बहुत शौक था, मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता है। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर यूनाइटेड बंगाल के ऊपर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन किया। उस डायरेक्ट एक्शन में उस वक्त के यूनाइटेड बंगाल के अंदर सारी पुलिस को छुट्टी दे दी गई 3 दिन की। एक तरफा हजारों हिंदुओं को मारा गया। मैं नहीं जानता 2002 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था क्या। बार बार कुछ लोगों ने कहा आपके आदमी से, मुख्यमंत्री तो वो गुजरात के थे,
लेकिन लोग रोज धमकाते थे 15 मिनट की हटा लो जरा। इसने कहा 2 घंटे के लिए हटाता हूं। अब आवाज नहीं निकल रही है। इसलिए मैंने कहा जीवन में स्थायी और राष्ट्र में स्थायी शांति चाहते हैं तो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। एक बार के मात्र एक बात से कि आपने गुड नाइट लगा दिया है तो मच्छर भाग जाएंगे। भाग जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार साल में आपको ऐसी दवा छिड़कनी पड़ती है कि वो मर जाए, क्योंकि आप अगर नहीं छिड़केंगे तो डेंगू आप ही को होगा, उनको नहीं होगा। तो आप अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहिए। आपको कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 बार बटन दबा है। यह बटन अगले 500 साल तक बटना चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात पे घूम के फिर वहीं आता हूं, और जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए कोई बहादुर सिख नजर आ जाता है तो मैं रोक नहीं पाता हूं अपनी बात को। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि किसने भूल की मुझे नहीं पता, किसका क्या एजेंडा था मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन किसी की भूल की कीमत इस देश ने पे की है। लिहाजा मेरा कहना है कि भाई ऐसी भूलें मत करो जिससे सनातन संस्कृति के रक्षक कमजोर पड़ जाएं। 23 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती है। मेरा दूसरा सवाल है कि इस दिन भारत सरकार को अगर सही मायनों में कोई मैसेज देना है, भविष्य के आने वाली जनरेशनों को बताना है, उस दिन घोषणा करें, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र मौका है, ऐसा महान दिन है कि इस दिन आप कुछ भी घोषणा करें सरकारी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन आप घोषणा करें, पहले तो ये पूछें, आप लोग भी पूछ सकते हैं कि ये 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं? कौन सा ऐसा अद्भुत बालक पैदा हुआ था? उस बालक ने क्या ऐसे पराक्रम किए थे? क्या वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था? क्या वो मंगल ग्रह पे गया था? क्या हॉकी का मैच जिताया था? कि छत पे से कूद गया था? क्या किया था? उसके पराक्रम की कोई गाथा तो ऐसी हो कि जिसके सुनाने से इस देश के लोगों का सीना 56 इंच का हो जाए। कोई एक गाथा बताएं मुझे। मेरी सच्चे मानों में, सही मानों में मैं चाहता हूं इसकी घोषणा 23 नवंबर को हो और डेट यह रखी जाए कि भारत के बच्चों को अगर उन्हें अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों के बारे में बताना है, अपने शौर्य के बारे में बताना है, तो उससे महत्वपूर्ण कोई दिन ही मेरी निगाह में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार सोचता हूं कि मेरा काम है गुजरात के लोगों को बता देना। वो इंप्लीमेंट कैसे होगा वो काम आपका है।